हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं। तो आज हमारी सीरीज का ये तीसरा दिन है। इसमें हम लोग बात करेंगे आज कुछ साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो हमारी जो विद्युत शक्ति होती है इसका मात्रक होता है वॉट। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे दिया गया कि वह दर जिस पर विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या उपभोग होती है इसका मात्रक वॉट होता है। 1 वॉट बराबर 1 जूल बटे सेकंड होता है, जहाँ जूल न्यूटन बल का और पास्कल दाब दाब का मात्रक होता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें और दी गई हैं कि न्यूटन जो होता है बल का मात्रक होता है, जबकि जो हमारा पास्कल होता है वो दाब का मात्रक होता है। इसके साथ में आपको एक यहाँ पे फार्मूला भी दिया गया है कि पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, यानी कि शक्ति बराबर क्या होता है, किया गया कार्य अपॉन समय। तो इस क्वेश्चन से आपके एग्जाम में एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप क्वेश्चन ये तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है कि किसी पिंड का वेग यानी कि वेलोसिटी अगर दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों आपको शायद ये फार्मूला आता होगा कि जो गतिज ऊर्जा होती है उसका फार्मूला होता है k = ½ mv²। अब हमें यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर हम किसी पिंड की गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दें, यानी कि जो v है इसको अगर हम लोग दोगुना कर दें, तो यहाँ पर हमारा जो k का मान होगा वो कितना हो जाएगा। तो k यहाँ से सीधा सीधा कितना निकल के आ जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हमारी गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे नीचे दिया गया गतिज ऊर्जा का सूत्र ke = ½ mv² होता है। गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। यदि वेग दोगुना किया जाएगा तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हमारी हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ध्वनि तरंगे यानी कि साउंड वेव्स जो होती हैं किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। यहाँ पर दिया गया ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। इनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं। इन्हें संचरण के लिए ठोस, द्रव, गैस जैसे माध्यम की आवश्यकता निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। अगर हमसे पूछा जाए कि ध्वनि किस माध्यम में गमन नहीं करेगी तो निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती, यानी कि ध्वनि के गमन करने के लिए हमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके बाद का जो अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर की वक्रता त्रिज्या r बराबर 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो दोस्तों आपको एक रिलेशन पता होगा जो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का रिलेशन होता है कि f इक्वल टू होता है r/2 हमारा। अगर यहाँ पर हमारी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दी गई है, अगर हम लोग इसको 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि अगर हम लोग इसको 2 से भाग करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, जो कि मेरे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ पर दोस्तों नीचे देखिए दिया गया है। इसके साथ ही आपको फार्मूला भी यहाँ पर बताया गया, अतः फोकस दूरी बराबर कितनी हो जाएगी हमारी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ओम का नियम के अनुसार V बराबर IR में किसे प्रदर्शित करता है। R हमें क्या बताता है, तो R हमारा क्या होता है, R होता है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, जो विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। जहाँ पर V बराबर IR में दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए फार्मूला है ओम का नियम। इसमें V होता है आपका विभवांतर, I होती है धारा, जबकि R क्या होता है आपका प्रतिरोध होता है। और यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा था कि जो प्रतिरोध होता है इसका मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, हमारा ओम होता है इसका मात्रक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया गया कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कब संभव होता है। जब प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो तभी यह संभव हो पाता है। यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के 2 शर्तें दी गई हैं नीचे कि प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जानी चाहिए, सघन माध्यम में बना आपतन कोण I क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। इसी कारण हीरा चमकता है और ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। तो ये दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा जरूरी है और या फिर किसी भी टफ शिफ्ट में क्वेश्चन आसानी से पूछा जा सकता है। इसके बाद का जो अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन का गति का तीसरा नियम यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन किस पर आधारित है। तो जो न्यूटन का तीसरा नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया बल पर आधारित है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसी कारण क्या होता है, जब हम लोग बंदूक से गोली को चलाते हैं तो हमारे कंधे में क्या लगता है, झटका लगता है। नाव से कूदते समय हम लोग नाव का पीछे हटने का कारण क्या है, यही न्यूटन का गति का तीसरा नियम है।
और जो रॉकेट का प्रक्षेपण होता है वो भी न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर ही आधारित होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें कि पृथ्वी के ऊपर जाने पर जो हमारी स्मॉल जी होती है यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब हम लोग पृथ्वी की तल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो स्मॉल जी का मान हमारा क्या होता है, लगातार घटता जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, पृथ्वी के भीतर गहराई में जाने पर स्मॉल जी का मान घटता है। ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होता है। अगर हम लोग से पूछा जाए कि हमारा जो स्मॉल जी होता है इसका मान मैक्सिमम कहाँ पर होता है, अगर इसकी मैक्सिमम की बात करें तो ये मैक्सिमम कहाँ पर होता है दोस्तों, तो पोल से हमारा मैक्सिमम होता है। अगर हम लोग सबसे कम मिनिमम की बात करें तो सबसे मिनिमम कहाँ पे होता है, तो सबसे मिनिमम हमारा होता है इक्वेटर पर। कहाँ पे होता है दोस्तों, यानी कि विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। तो स्मॉल डी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी कई सेक्शन में वैसे भी आ चुका है और ये फिर से रिपीट करेगा आपके एग्जाम में। इसका अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही रासायनिक सूत्र क्या है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका सही फार्मूला होता है CaSO4 × 12H2O। यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम दिया गया है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और इसका सूत्र CaSO4 × 12H2O है। इसे जिप्सम जिप्सम यानी कि CaSO4 × 2H2O को 373 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर गर्म करने में प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग पूछा जाए तो आपसे, तो इसको हम लोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किसका उपयोग करते हैं, तो इसमें POP का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसके बाद जो हमारा आज का 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था। तो इसमें तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में इनको व्यवस्थित किया गया था। और ये जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी थी किसने दी थी, तो हेनरी मोजले ने ये आवर्त सारणी हमें प्रदान की थी। यहाँ पर दिया गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी मोजले द्वारा दी गई थी, जो तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। इसमें 18 वर्ग थे तथा 7 आवर्त थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। जो मेंडलीव ने इससे पहले आवर्त सारणी दी थी वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, जबकि हेनरी मोजले की जो आवर्त सारणी थी वो हमारे किस पर आधारित थी, वो एटॉमिक नंबर पर हमारी आधारित थी। तो इसको आप याद रखिएगा कि हेनरी मोजले की सारणी जो थी वो हमारी परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। इसके बाद जो 11वां क्वेश्चन है कि किसी विलयन का pH मान 2 है तो वह विलयन किस प्रकृति का होगा। तो जिस भी विलयन का मान 7 से कम होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। अगर 7 से ज़्यादा मान है तो वो क्षारीय प्रकृति का होगा। और इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बारे में। तो दुर्बल अम्ल की प्रकृति का होगा या तीव्र अम्ल की प्रकृति का होगा। तो यहाँ पे दोस्तों नीचे देखिए एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है कि pH स्केल 0 से 14 तक होता है। pH 7 का मान क्या होता है, उदासीन होता है। अगर 7 से ज़्यादा मान होगा तो आपका क्षारीय होगा और 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। pH का मान जितना कम होगा उसकी अम्लीयता या तीव्रता उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अगर pH का मान 2 है तो एक तीव्र अम्ल होगा। कैसा होगा वो दोस्तों, तो वो तीव्र अम्ल होगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया गया है पर 12 नंबर कि घरेलू रसोई में जो LPG गैस होती है इसका मुख्य घटक क्या होता है। तो जो घरेलू गैस होती है LPG हमारी, उसमें मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन गैस पाई जाती है। यहाँ पर नीचे एक्सप्लेनेशन दिया गया कि द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG मुख्य रूप से ब्यूटेन C4H10 और प्रोपेन C3H8 का मिश्रण होती है। LPG गंधहीन होती है। इसके रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें तेज गंध वाला पदार्थ एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी किसी न किसी सेक्टर में जरूर आएगा कि ये जो हमारी घरेलू गैस LPG होती है ये गंधहीन गैस होती है और इसका रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं, इसमें हम लोग एथिल मरकैप्टन मिलाते हैं। इसी की वजह से हमें क्या होती है, इसकी गंध आती है। इसकी वजह से हमें पता चलता है कि इसमें गैस में हमारी लीकेज हो रही है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि साधारण नमक NaCl में किस प्रकार का रासायनिक बंध केमिकल बॉन्ड पाया जाता है। तो हमारा जो NaCl है इसमें आयनिक बंध पाया जाता है। कौन सा दोस्तों, तो इसमें आयनिक बंध पाया जाता है। यहाँ पर दिया गया है कि सोडियम क्लोराइड NaCl एक आयनिक यौगिक है या सोडियम Na+ द्वारा एक इलेक्ट्रॉन त्यागने और क्लोरीन Cl- द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से बनता है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने बंध को आयनिक या वैद्युत संयोजी बंध हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल की अस्थायी कठोरता यानी टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो जो जल की अस्थायी कठोरता होती है इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग उबाल कर बुझा हुआ चूना मिला देते हैं। क्या करते हैं, इसमें उबाल कर बुझा हुआ चूना हम लोग मिला देते हैं।
तो जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवणों के घुले होने के कारण होती है। इसे साधारण रूप से उबालकर या क्लार्क विधि द्वारा बुझा हुआ चूना मिलाकर आसानी से हम लोग इसको दूर कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या कहलाता है। तो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाना तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण हम लोग इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को हम लोग रिडक्शन यानी कि अपचयन कहते हैं। जब दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। तो दोस्तों जो हमारी रिडॉक्स अपक्रिया होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं लगातार। तो आप इस रिडॉक्स अपक्रिया के बारे में पढ़िएगा और इसका अच्छे से एक दो एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो होती है यकृत, जिसका भार लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। यह पित्त रस स्रावित करती है जो वसा के पाइसीकरण में मदद करता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, थायराइड होती है। दोस्तों ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं और नीचे की तरफ पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है कि ये जो हमारा यकृत होता है यानी कि लीवर, यहाँ से कौन सा जूस निकलता है, तो यहाँ से बाइल जूस यहाँ से निकलता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है हमारी थायराइड। और यहाँ पर जो हमारा मेन क्वेश्चन था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वह यकृत यानी कि लीवर। तो ये 3 क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको जरूर याद करिएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है। तो मानव शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो हीमोग्लोबिन करता है। आरबीसी में पाया जाने वाला लौहयुक्त प्रोटीन यानी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अस्थायी रूप से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को क्या करता है, पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि मानव वक्र यानी कि किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है। तो इसका राइट आंसर नेफ्रॉन। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है, इसका राइट आंसर हमारा नेफ्रॉन। वृक्क यानी कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। प्रत्येक गुर्दे में लगभग 10 लाख सूक्ष्म नेफ्रॉन होते हैं जो रक्त को छानकर यूरिया को मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन और दिया गया, न्यूरॉन जो है किसकी इकाई है, तो तंत्रिका तंत्र की हमारी ये इकाई है। इसके बाद क्वेश्चन जो दिया गया है कि इंसुलिन हार्मोन मानव शरीर के किस अंग से स्रावित होता है। तो जो इंसुलिन हार्मोन है ये दोस्तों अग्नाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। यह रक्त में शर्करा यानी कि ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से हमें कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से हमें मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग हो जाता है। इसके बाद जो 20वां क्वेश्चन दिया गया है कि कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं। दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कम से कम 20 बार रिपीट हो चुका है हमारे एग्जाम में। इसका आंसर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन ऊर्जा का उत्पादन एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या है कि हमारा जो राइबोसोम होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ये जो हमारा राइबोसोम होता है ये क्या होता है, ये हमारा प्रोटीन फैक्ट्री होता है। राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। तो हमारा जो 21वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है। तो जब पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो इसमें से ऑक्सीजन गैस क्या होती है, निकलती है, जो कि मनुष्य के श्वसन के लिए बहुत आवश्यक होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 तथा जल का उपयोग करके ग्लूकोज बनाते हैं और जल के अपघटन से O2 वातावरण में मुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के सामान्य कायिक कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जो मनुष्य का कायिक कोशिका होता है उसमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया गया है कि कोशिका की आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइड बैग किसे कहा जाता है।
तो जो मनुष्य होता है उसकी जो आत्मघाती थैली किसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहते हैं। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है और अपनी ही कोशिका को पचा लेता है। इसी कारण आत्मघाती थैली हम लोग किसको बोलते हैं, हम लोग इसी कारण लाइसोसोम को आत्मघाती थैली बोलते हैं। इसके बाद आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है कि पौधों में जल एवं खनिज लवणों का संवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। तो पौधों में जो खनिज लवण होते हैं और जल होता है, इसका संवहन किसके द्वारा किया जाता है, तो जाइलम के द्वारा किया जाता है। जबकि जो हमारी पत्तियां होती हैं, पेड़ की पत्तियां होती है, ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो भोजन बनाती है, इसका संवहन जो है फ्लोएम के द्वारा पूरे पेड़ के अन्य भागों में किया जाता है, जो कि यहाँ पर हमारे नीचे की तरफ दिया गया है। इसके बाद हमारा आज का जो अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि दूध से क्रीम अलग करने वाली मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। जो दूध से क्रीम को अलग करने वाली मशीन होती है वो अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर कार्य करती है। दूध से क्रीम अलग करने वाली मशीन और वॉशिंग मशीन की सुखाने की प्रक्रिया अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह एक छद्म बल या आभासी बल होता है जो वृत्तीय पथ पर केंद्र से बाहर की ओर लगता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोगों से क्वेश्चन कहा जाए कि जब हम लोग किसी मोड़ पर अपनी गाड़ी से जा रहे होते हैं तो हमें एक तरफ झुकने का आभास होता है, तो हम लोग वो किस बल के कारण झुकते हैं, तो वो अभिकेंद्री बल होता है यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पर कार्य करता है हमारे ऊपर, इस वजह से हमें झुकने का वहां पर आभास होता है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ आरआरबी ग्रुप डी के बहुत इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस थे, तो आप इनको तैयार करिएगा क्योंकि हमारी शिफ्ट में आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं। थैंक यू।